नमस्कार प्रिय मित्रों, नरेंद्र हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आइए आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। काल विभाजन, नामकरण, इन सब चीज़ों पे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी समस्त विद्वानों का देख चुके हैं। आज हम नागरिक प्रचारी सभा काशी का देखते हैं। इसके बाद हम आदिकाल पर आएंगे। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल हम सीरियल वाइज चलेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं नागरी प्रचारी सभा काशी का इतिहास। नागरी प्रचारी सभा काशी का इतिहास, तो इसमें क्या है पहला देखते हैं। पहले इसके विषय में चर्चा करते हैं। क्या है? नागरी प्रचारी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, किंतु संपूर्ण इतिहास 16 खंडों में पूर्ण हो गया। यानी पहले जो नागरी प्रचारी सभा काशी यानी जो पहले नागरी प्रचारी सभा काशी जो संस्था है, इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। 1893 ईस्वी में हुई थी। तो जो हमारा संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास है, पहले यह जो है 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, किंतु संपूर्ण इतिहास जो है 16 कालखंडों में ही पूर्ण हो गया। इसलिए हम 18 खंडों में न प्रकाशित करके 16 खंडों में ही प्रकाशित किए, यानी 16 खंडों में ही हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह पूर्ण हो गया है। आगे क्या है? प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों के संपादन में, यानी जितने 16 खंड हैं, 16 खंडों का संपादन जो है अलग अलग विद्वानों द्वारा किया गया है। वही है कि प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों के संपादक में तथा विभिन्न लेखकों के सहयोग से निर्मित हो रहा है। इतिहास के सदस्य के रूप में इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास किंचित संशोधित करके अपनाया गया। यानी इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, इसमें भी थोड़ा बहुत सुधार करके इसको भी अपनाया गया है। इसमें इतिहास लेखन की विधा यथा निर्दिष्ट रूप में प्रस्तावित की गई है। संपूर्ण खंडों के शीर्षक अधोलिखित हैं, यानी नीचे दिए गए हैं। तो आइए हम उन 16 खंडों पर बात करते हैं, 16 खंडों के विषय में जानते हैं। तो पहला खंड क्या है? पहला खंड है, आप लोग नोट करते जाइएगा। प्रथम भाग है हिंदी साहित्य की पीठिका। पहला भाग यानी प्रथम खंड हिंदी साहित्य की पीठिका। दूसरा है हिंदी भाषा का विकास, यानी दूसरा क्या है? हिंदी भाषा का विकास है। हिंदी भाषा का विकास है, पहला हिंदी साहित्य की पीठिका है। और तृतीय भाग क्या है? हिंदी साहित्य का उद्भव विकास। तीसरा भाग क्या है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, विक्रमी संवत 1400 ईस्वी। तीसरा भाग है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, विक्रमी संवत 1400। चतुर्थ भाग क्या है? इसका चौथा भाग क्या है? भक्ति काल, निर्गुण भक्ति, यानी विक्रमी संवत 1400 से 1700, यानी चौथा भाग भक्ति काल, निर्गुण भक्ति है। पांचवा भाग क्या है? भक्ति काल, सगुण भक्त धारा, यानी 1400 से 1700 विक्रमी संवत। तो आप लोग रटते जाइएगा। इसका पहला भाग क्या है? पहला भाग जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो नागरिक प्रचारी सभा काशी द्वारा प्रकाशित किया गया, ये 16 खंडों में विभाजित किया गया। इसका पहला क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका है। दूसरा हिंदी भाषा का विकास है। तीसरा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है। चौथा भक्ति काल, निर्गुण भक्ति है। पांचवा जो है भक्ति काल, सगुण भक्ति है। छठा जो है श्रृंगार काल, यानी रीतबद्ध। छठा जो है श्रृंगार काल या रीतिबद्ध है। सातवां भाग श्रृंगार काल, यानी श्रृंगार काल, श्रृंगार का रीत मुक्त, यानी श्रृंगार काल है। ये जो है श्रृंगार काल है। श्रृंगार ऐसा लिखा जाएगा। तो श्रृंगार काल है।
श्रृंगार काल रीतमुक्त। श्रृंगार काल छठवां है श्रृंगार काल रीतबद्ध है, सातवां है श्रृंगार काल रीतमुक्त। आठवां भाग क्या है इसका? आठवें भाग की तरफ चलते हैं हम। आठवां भाग देखते हैं, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान यानी भारतेंदु काल। आठवां भाग क्या है? हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, छठवां भाग, सातवां भाग, आठवां भाग। आठवां भाग इसका क्या है? हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल। नौवां भाग इसका क्या है? हिंदी साहित्य का परिष्कार यानी द्विवेदी काल। नौवां भाग हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी काल। 10वां भाग क्या है? हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल काव्य। 10वां भाग क्या है इसका? हिंदी साहित्य का 10वां भाग इसका हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल काव्य। 11वां भाग है इसका हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल नाटक। मतलब 10वां भाग जो है इसका हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल काव्य है। 11वां भाग इसका हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल नाटक है। 12वां भाग है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल उपन्यास तथा आख्यायिका। 12वां भाग है इसका हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल उपन्यास तथा आख्यायिका। 13वां भाग है इसका 13वां भाग इसका है जो है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल समालोचना तथा निबंध। 14वां भाग इसका है हिंदी साहित्य का अद्यतन काल। 14वां भाग इसका क्या है? हिंदी साहित्य का अद्यतन काल। 15वां भाग है इसका हिंदी में शास्त्र तथा विज्ञान। 16वां भाग है इसका हिंदी का लोक साहित्य। तो इसके कुल नागरी प्रचारित सभाकाशी के कुल कितने भाग हैं? 16 भाग हैं। 16 भाग हैं तो 16 भागों को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यानी नागरिक प्रचारित सभाकाशी जो है पहले 18 भागों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, लेकिन संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 16 भागों में ही पूर्ण हो गया, इसलिए इसे हम 16 खंडों में प्रकाशित कराए। तो आइए, यह जो 16 भाग हैं, 16 खंड हैं, यह अलग अलग विद्वानों द्वारा इसका संपादन किया गया है। तो आइए हम देखते हैं। हिंदी पहला भाग हिंदी साहित्य की पीठिका है। दूसरा है हिंदी भाषा का विकास है। तीसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है। चौथा है भक्ति काल है। पांचवा है चौथा भक्ति काल निर्गुण भक्ति है। पांचवा जो है भक्ति काल सगुण भक्ति है। छठा जो है छठवां जो है श्रृंगार काल रीतबद्ध है। सातवां श्रृंगार काल रीत मुक्त है। आठवां भाग हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु युग है। नौवां है हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी काल है। 10वां है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल काव्य है। 11वां है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल नाटक है। 12वां है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल उपन्यास तथा आख्यायिका है। 13वां भाग है इसका हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल समालोचना तथा निबंध है। 14वां भाग है हिंदी साहित्य का अद्यतन काल है। 15वां भाग है हिंदी साहित्य हिंदी में शास्त्र तथा विज्ञान है। 16वां है हिंदी का लोक साहित्य। तो हमने 16 भागों देख लिए। 16 भागों का कौन कौन से नाम है, इन सब चीजों पर हम बात कर लिए। तो आगे आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रत्येक प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तावित योजना पर ही आधारित है। काल विभाजन तथा विषय प्रतिपादन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आदर्शों की स्थापना की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर हिंदी क्षेत्र में अनेक शोध प्रबंध तथा समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं। इनमें आचार्य शुक्ल की न्यूनतम भी नियुक्त की गई है, किंतु किसी नए इतिहासकार ने आचार्य शुक्ल की पद्धति से ऊपर उठकर नूतन ऐतिहासिक दृष्टि और नई
वस्तु प्रदान नहीं की है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैसा इतिहास लिख दिया उसी का सभी विद्वानों ने अनुकरण किया हुआ है। आगे चलते हैं। अगला देखते हैं कि हिंदी की प्रथम रचना पे विचार किया गया है। तो आइए हिंदी पर बात करते हैं। हिंदी की पहली रचना क्या है? तो हिंदी की प्रथम रचना, पहली रचना पर हम विचार करते हैं। हिंदी की प्रथम रचना के विषय में पर्याप्त मतभेद है, फिर भी एक सामान्य मत है। हिंदी की पहली रचना कौन है, इसके विषय में विद्वानों में मतभेद है। यानी क्योंकि हिंदी के पहले कवि जो हैं सरहपा माने जाते हैं, तो उनकी रचना जो है दोहा कोश है, तो उसे हिंदी की पहली रचना माना जाना चाहिए। किंतु यहाँ पे हिंदी की पहली रचना जो है आचार्य देवसेन की श्रौकाचार मानी जा रही है, क्योंकि इसमें एक रचना में जो कालक्रम होता है, तिथियों का क्रमांक होता है, एक क्रमगत तरीके से जो वर्णन किया गया है, इन सब चीजों में जो है हिंदी की प्रथम रचना के रूप में आचार्य देवसेन की श्रौकाचार उचित ठहरती है। तो आइए हम देखते हैं कथन क्या है। यह कथन जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। ये कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। तो क्या कह रहे हैं? सातवीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को, ये सिद्धों है, सातवीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को, सातवीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा प्रारंभिक रूप में पाते हैं। इन रचनाओं के वर्ण विषय हठ योग हैं, मंत्र है, मद्य है और स्त्री हैं, जो ब्रजयान के मुख्य रूप हैं। भाषा अपभ्रंश मिश्रित है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो हिंदी की पहली रचना के रूप में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यह स्टेटमेंट है, यह कथन है। एक बार हम फिर से देखते हैं। सातवीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा प्रारंभिक रूप में पाते हैं। इन रचनाओं के वर्ण विषय हठ योग, मंत्र, मद्य और स्त्री हैं, जो ब्रजयान के मुख्य रूप हैं। भाषा अपभ्रंश मिश्रित है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आगे चलते हैं, अगले कथन की तरफ चलते हैं। यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना को स्वीकार करना हो, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना को निर्धारित करना हो तो सरहपा आदि सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रौकाचार ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। वस्तुतः एक पुस्तक के रूप में सिद्धों की रचनाओं के उपरांत जैन आचार्य देवसेन कृत श्रौकाचार को हिंदी की प्रथम रचना होने का श्रेय प्राप्त होता है। हिंदी की प्रथम रचना आचार्य देवसेन की श्रावकाचार है। लेखक आचार्य देवसेन है। इसका वर्ण विषय क्या है? श्रावक धर्म यानी गृहस्थ धर्म केंद्रित है। भाषा अपभ्रंश प्रचलित है। शुक्ल जी के अनुसार दोहा छंद में रचित है। इसमें कुल 250 दोहे हैं, यानी 250 दोहे हैं। तो कल से हम आदिकाल पर चर्चा करेंगे। आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य पर देखेंगे। तो आज इतना ही। जो हमारा हिंदी साहित्य का आदिकाल है उसकी भूमिका हमने देखा, नामकरण विद्वान विभिन्न विद्वानों द्वारा देखे, उसका काल विभाजन देख लिया। तो कल से हमारा आदिकाल टॉपिक शुरू होगा। तो कल हम मिलते हैं आप लोगों से अगली नई कक्षा में। तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि हिंदी विद्यार्थियों को
आसानी से हमारा वीडियो मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही।